बच्चों, इस पूरे यूनिट का उद्देश्य ये समझाना है कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम बचपन से शरीर को सही तरह से चलाते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और खेलते हैं, तभी हम शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से सक्षम बनते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर एज ग्रुप के लिए एक्सरसाइज गाइडलाइंस बनाई हैं, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी आज दुनिया भर में बड़ी बीमारियों और मौत का एक मुख्य कारण बन चुकी है। बच्चे अगर ज्यादा समय टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे तो उनकी हड्डियां कमजोर होंगी, पोस्चर बिगड़ेगा और मन चंचल हो जाएगा। इसलिए WHO कहता है कि शारीरिक गतिविधि बचपन से ही आदत बननी चाहिए। सबसे पहले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं। इस अवस्था में बच्चा तेजी से बढ़ता है, इसलिए उसके लिए एक्सरसाइज का मतलब जिम या ट्रेनिंग नहीं, बल्कि फ्री मूवमेंट और खेल होता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा देर तक झूले, स्ट्रोलर या सीट में बांधकर नहीं रखना चाहिए। उन्हें जमीन पर पलटने, रेंगने और टमी टाइम देना चाहिए, जिससे गर्दन, पीठ और कंधों के मसल्स मजबूत होते हैं। जैसे जब एक माँ अपने बेबी को रोज थोड़ी देर पेट के बल लेटाती है, तो बच्चा धीरे धीरे गर्दन उठाना सीख लेता है। इस एज में स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नींद लगभग 14 से 17 घंटे जरूरी होती है। 1 से 2 साल के टॉडलर्स को चलना, दौड़ना, कूदना, बॉल पकड़ना जैसे बेसिक मूवमेंट्स करनी चाहिए और दिन भर में लगभग 3 घंटे अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। 3 से 4 साल के बच्चों के लिए रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग जैसे एक्टिव प्ले बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें कम से कम 1 घंटा तेज एक्टिविटी होनी चाहिए। इस तरह बचपन में कम सेडेंटरी बिहेवियर, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी और पूरी नींद बच्चे को हेल्दी बनाती है। अब हम 5 से 17 साल के बच्चों और युवाओं की बात करते हैं, जो जीवन का फाउंडेशन पीरियड होता है। WHO कहता है कि इस एज ग्रुप को रोज कम से कम 60 मिनट मॉडरेट से विगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें स्कूल के गेम्स, एथलेटिक्स, योगा, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी सब शामिल हो सकते हैं। जब एक बच्चा रोज खेलता है तो उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, हार्ट और लंग्स अच्छा काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। साथ ही स्पोर्ट्स से बच्चा डिसिप्लिन, टीम वर्क, लीडरशिप और हार जीत को एक्सेप्ट करना सीखता है, जो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। 18 से 64 साल के अडल्ट्स के लिए WHO रेकमेंड करता है कि हर हफ्ते 150 से 300 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज या 75 से 150 मिनट विगरस एक्सरसाइज करें, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग, और साथ में हफ्ते में कम से कम 2 दिन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। अगर कोई व्यक्ति रोज आधा घंटा वॉक करता है और थोड़ा योगा या स्ट्रेचिंग करता है, तो उसमें डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन का रिस्क काफी कम हो जाता है। बुढ़ापे यानी 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हल्की वॉकिंग, बैलेंस एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग उन्हें गिरने से बचाती है और उनकी स्वतंत्रता बनाए रखती है। इस तरह हर उम्र में शारीरिक गतिविधि जीवन को बेहतर बनाती है। अगर हम गलत पॉस्चर में बैठते उठते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज जैसे नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और बो लेग्स हो सकती हैं। जैसे हमेशा झुककर पढ़ने से राउंड शोल्डर्स और काइफोसिस हो जाता है, जबकि गलत तरीके से चलने और कम एक्सरसाइज से फ्लैट फुट या नॉक नीज हो सकते हैं। इनका सुधार सही एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और पॉस्चर अवेयरनेस से होता है। इस यूनिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों के लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और सम्मान का जरिया है। सचिन तेंदुलकर ने बिल्कुल सही कहा है, लेट एवरी चाइल्ड, गर्ल एंड बॉय प्ले अ स्पोर्ट। रानी रामपाल, सलीमा टेटे और दीप ग्रेस एक्का जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद स्पोर्ट्स लड़कियों को पहचान और सम्मान देता है। स्पोर्ट्स से महिलाओं को शारीरिक लाभ मिलते हैं, जैसे फिटनेस और स्ट्रेंथ, मानसिक लाभ जैसे स्ट्रेस कम होना और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और सामाजिक लाभ जैसे लीडरशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट। लड़कियों के केस में कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस भी होते हैं, जैसे मेनार्के और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। प्यूबर्टी के दौरान बैलेंस्ड डाइट, सही एक्सरसाइज और रेस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर लड़की बहुत कम खाना खाए, ज्यादा ट्रेनिंग करे और बॉडी को पूरा रेस्ट ना मिले, तो फीमेल एथलीट ट्रायड हो सकता है, जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर,
अमीनोरिया यानी पीरियड्स बंद हो जाना और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होना शामिल हैं। इसलिए स्पोर्ट्स के साथ साथ न्यूट्रिशन और रिकवरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी जीवन का आधार स्तंभ है। ये हमें सिर्फ सेहतमंद नहीं बनाते, बल्कि हमें अच्छा इंसान भी बनाते हैं। चाहे बच्चा हो या बड़ा, लड़का हो या लड़की, हर किसी को खेलने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग बॉडी और स्ट्रांग माइंड मिलकर ही एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करते हैं। बच्चों, पॉस्चर का मतलब होता है हमारे शरीर का वो तरीका जिसमें हम बैठते, खड़े होते, चलते या काम करते हैं। जब शरीर के सभी अंग, गर्दन, कंधे, पीठ, कमर और पैर सही लाइन में होते हैं और मसल्स मिलकर शरीर को बैलेंस्ड रखते हैं, तब उसे अच्छा पॉस्चर कहा जाता है। पॉस्चर दो प्रकार का होता है। डायनामिक पॉस्चर, जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या झुककर कोई चीज उठाते हैं, और स्टैटिक पॉस्चर, जब हम एक जगह खड़े, बैठे या सो रहे होते हैं। दोनों ही स्थितियों में मसल्स और हड्डियां मिलकर ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं। अगर पॉस्चर सही हो तो शरीर पर कम जोर पड़ता है, थकान कम होती है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन अगर पॉस्चर गलत हो तो धीरे धीरे शरीर में दर्द, थकान और डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं। अच्छा पॉस्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जॉइंट्स और मसल्स पर कम स्ट्रेस पड़ता है, शरीर ज्यादा देर तक बिना थके काम कर पाता है और मन भी रिलैक्स्ड रहता है। जैसे जब एक स्टूडेंट सीधी पीठ के साथ डेस्क पर बैठकर पढ़ता है तो उसका ध्यान ज्यादा लगता है, लेकिन झुककर बैठने से गर्दन और कमर दर्द करने लगती है। गलत पॉस्चर कई वजहों से हो सकता है, जैसे हेरिडिटी, बीमारी, चोट, गलत आदतें, गलत कपड़े, गलत डाइट, एक्सरसाइज की कमी, मोटापा और कभी-कभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी। इन्हीं गलत आदतों के कारण कई पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज पैदा हो जाती हैं। इन डिफॉर्मिटीज में से एक आम प्रॉब्लम है नॉक नीज यानी जेनु वैल्गम, जिसमें खड़े होने पर घुटने आपस में टकरा जाते हैं और टखने के बीच गैप रह जाता है। ये अक्सर बचपन में दिखता है और कई केसेस में 7-8 साल तक अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कभी-कभी ये एडोलेसेंस तक बना रहता है। इसका कारण विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, रिकेट्स, मोटापा या घुटने की चोट हो सकती है। नॉक नी से चलने और दौड़ने में दिक्कत होती है और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसके सुधार के लिए घुटनों के बीच तकिया रखकर सीधा खड़े रहना, लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, पद्मासना, गोमुखासना और वेट कंट्रोल बहुत मददगार होते हैं। इसी तरह एक और आम डिफॉर्मिटी है फ्लैट फुट यानी पेस प्लैनिस, जिसमें पैर के तलवे का नेचुरल आर्च डेवलप नहीं होता और पूरा पैर जमीन से चिपक जाता है। आर्चेस हमारे शरीर के वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और चलने में स्प्रिंग का काम करते हैं। जब आर्च नहीं होता तो चलने, दौड़ने और खड़े होने पर घुटनों और टखनों पर ज्यादा जोर पड़ता है। फ्लैट फुट जेनेटिक भी हो सकता है या गलत जूतों, मोटापे, चोट या बचपन में जल्दी चलना शुरू करने से भी हो सकता है। इसके लिए टोज और हील्स पर चलना, स्किपिंग, पैर के अंगूठों से मार्बल्स उठाना, रेत पर उंगलियों से लिखना और योगा जैसे वज्रासना और अधोमुख स्वनासना बहुत फायदेमंद होते हैं। राउंड शोल्डर्स एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं और अपर बैक गोल दिखने लगती है। आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और लंबी देर तक बैठने की आदत से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। इससे गर्दन दर्द, शोल्डर मोबिलिटी कम होना और हंच बैक जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसके सुधार के लिए चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करना और बैक मसल्स को स्ट्रांग बनाना जरूरी होता है, जैसे वॉल स्ट्रेच, हैंड क्लास्प स्ट्रेच, प्लैंक्स, पुलअप्स और योगा आसनास जैसे चक्रासना और धनुरासना शोल्डर्स को वापस सही पोजीशन में लाने में मदद करते हैं। काइफोसिस, जिसे आम भाषा में हंच बैक कहा जाता है, अपर बैक की हड्डियों का ज्यादा आगे की तरफ झुक जाना होता है। ये हेरिडिटी, गलत पॉस्चर, मैलन्यूट्रिशन, भारी बोझ उठाने, ऑस्टियोपोरोसिस या मसल्स की कमजोरी की वजह से हो सकता है। माइल्ड काइफोसिस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सिवियर काइफोसिस में चलने दौड़ने में इंस्टेबिलिटी, दर्द और इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, जिम बॉल एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस बैंड्स और योगा जैसे भुजंगासना, धनुरासना और चक्रासना बहुत लाभकारी होते हैं। सोने के लिए फ्लैट बेड और पतला पिलो यूज करना भी मदद करता है।
पोस्चर सिर्फ शरीर की पोजीशन नहीं, बल्कि हमारी सेहत का आईना है। अगर हम बचपन से सही तरह से बैठना, खड़े होना, चलना और एक्सरसाइज करना सीख लें, तो हम इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से बच सकते हैं। अच्छा पोस्चर हमें सिर्फ फिजिकली फिट नहीं बनाता, बल्कि मेंटली फ्रेश और कॉन्फिडेंट भी बनाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, सीधी पीठ, खुला सीना और बैलेंस्ड शरीर ही एक सेहतमंद जीवन की पहचान है। ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह होती है, और जैसे किसी मशीन का बैलेंस बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम आती है, वैसे ही जब बॉडी के पोस्चर में गड़बड़ होती है तो कई तरह की डिफॉर्मिटीज पैदा होती हैं। लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस और बो लेग्स ऐसी ही कुछ कॉमन शारीरिक समस्याएं हैं जो ज्यादातर गलत पोस्चर, कमजोर मसल्स, गलत पोषण या बचपन में शरीर के गलत विकास की वजह से होती हैं। लॉर्डोसिस शब्द ग्रीक लैंग्वेज के लॉर्डोस से आया है, जिसका मतलब होता है पीछे की तरफ ज्यादा झुकना। नॉर्मली हमारी स्पाइन थोड़ी सी एस शेप में होती है, नेक और लोअर बैक में थोड़ी कॉन्केविटी होती है जो नेचुरल है, लेकिन जब कमर का हिस्सा बहुत ज्यादा अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो उसे लॉर्डोसिस या स्वे बैक कहते हैं। इस कंडीशन में पेट आगे निकला हुआ और हिप्स पीछे की तरफ निकली हुई लगती हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर ओबेसिटी, गलत पोस्चर में खड़े होने, बैठने, चलने, कमजोर पेल्विक मसल्स, एक्सीडेंट या पोषण की कमी से होती हैं। बच्चों में ये प्रॉब्लम अक्सर हिप एरिया के मसल्स के वीक होने से होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मसल्स स्ट्रांग होने पर ये अपने आप ठीक भी हो जाती है। अगर लॉर्डोसिस को टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो फ्यूचर में बैक पेन और डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। इसके लिए ज्यादा केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि वेट कंट्रोल, सही पोस्चर, डेली एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी काफी होती है। सिटअप्स, वॉल के साथ खड़े होकर ट्रंक को पीछे पुश करना और पीठ के बल लेटकर हाथ पैर उठाने जैसी एक्सरसाइजेज पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाती हैं। योग में धनुरासन और हलासन बहुत फायदेमंद होते हैं। इसी तरह स्कोलियोसिस एक और स्पाइनल डिफॉर्मिटी है जो ग्रीक शब्द स्कोलियोस से आया है, जिसका मतलब होता है टेढ़ा। इसमें स्पाइन सीधी रहने के बजाय राइट या लेफ्ट साइड में झुक जाती है और सी या एस शेप बना लेती है। ये प्रॉब्लम लड़कों के मुकाबले लड़कियों में ज्यादा देखी जाती है, खासकर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ स्पर्ट के टाइम। शुरुआत में स्कोलियोसिस माइल्ड होती है, लेकिन अगर बच्चे के बढ़ने के साथ कर्व बढ़ता रहे तो ये सीरियस हो सकती है। सीवियर केसेस में चेस्ट के अंदर स्पेस कम हो जाता है, जिससे लंग्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। स्कोलियोसिस सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रिकेट्स, आर्थराइटिस, पैरालिसिस, हैवी वेट उठाना, गलत पोस्चर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, लेकिन कई केसेस में इसका एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं चलता। माइल्ड स्कोलियोसिस में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन मॉडरेट केसेस में ब्रेस लगाया जाता है ताकि कर्व और ना बढ़े, और सिवियर केसेस में सर्जरी तक करनी पड़ सकती है। एक्सरसाइजेस जैसे हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना, सी शेप के ऑपोजिट साइड में स्विंगिंग करना, स्लो एरोबिक एक्टिविटीज और स्विमिंग का ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पाइन को काफी सुधार देता है। योग में त्रिकोणासन और अधोमुख स्वनासन स्पाइन को सीधा करने में मदद करते हैं। बो लेग्स, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में जेनु वैरम कहते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं और पैर बो जैसे दिखते हैं, जबकि एंकल्स आपस में टच कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर इन्फेंट्स और टॉडलर्स में देखी जाती है और अक्सर विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केसेस में बो लेग्स किसी पेन या डिस्कम्फर्ट का कारण नहीं बनते और बच्चा नॉर्मल तरह से चल, दौड़ और खेल सकता है। अक्सर 3 से 4 साल की एज तक ये प्रॉब्लम बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाती है। हाँ, कभी कभी पेरेंट्स को बच्चे की वॉकिंग स्टाइल थोड़ी अजीब लग सकती है या बच्चा बार बार गिरता हुआ लग सकता है। अगर ये कंडीशन ज्यादा समय तक रहे तो फ्यूचर में नी और हिप आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ सकता है, और कुछ केसेस में ये ब्लाउन्स डिजीज, रिकेट्स या आर्थराइटिस जैसे सीरियस रोग का संकेत भी हो सकती है। इसके करेक्टिव मेजर्स में ब्रेसेस, मॉडिफाइड शूज, बैलेंस्ड डाइट और पैर के इनर एज पर चलना मददगार होता है। अब जब हम विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ खेल तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एम्पावरमेंट का एक मजबूत जरिया है। भारतीय इतिहास में भी महाभारत के युग से ही शकुंतला, कुंती और माधुरी जैसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज में सक्रिय थीं। लेकिन समय के साथ सोशल बंदिशों, जेंडर बायस और फैमिली सपोर्ट की कमी की वजह से महिलाओं को स्पोर्ट्स से दूर रखा गया। आखिरी 20-25 सालों में सोच में बड़ा बदलाव आया है। खेलो इंडिया, NSTSS जैसे प्रोग्राम्स और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए जेंडर इक्वालिटी के अधिकारों ने महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का मौका दिया है।
आज स्पोर्ट्स महिलाओं के लिए सिर्फ फिटनेस का नहीं बल्कि आत्मविश्वास, लीडरशिप और सम्मान का जरिया बन चुका है। फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स महिलाओं को डायबिटीज, ओबेसिटी, बीपी जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, मसल्स टोन्ड होते हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है। साइकोलॉजिकल तौर पर स्पोर्ट्स स्ट्रेस कम करता है, इमोशंस कंट्रोल करना सिखाता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करता है। सोशल लेवल पर स्पोर्ट्स महिलाओं को कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना सिखाता है। इसी वजह से आज पीटी उषा, कर्नम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन जैसे नाम सिर्फ एथलीट्स नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बन चुके हैं। हिमा दास का 20 दिन में 5 गोल्ड जीतना या दूती चंद का ग्लोबल इवेंट में 100 मीटर गोल्ड जीतना, ये सब इस बात का प्रूफ है कि जब मौका मिलता है तो भारतीय महिलाएं दुनिया के किसी भी मंच पर पीछे नहीं रहती। इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, फैमिलीज, सोसाइटी और मीडिया सब मिलकर महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब एक लड़की खेलती है तो सिर्फ मेडल नहीं जीतती बल्कि पूरे समाज का भविष्य मजबूत करती है। जब एक लड़की बचपन से किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की तरफ बढ़ती है तो उसके शरीर में कई प्रकार के शारीरिक, हार्मोनल और मानसिक बदलाव आने लगते हैं। ये बदलाव प्रकृति का एक नॉर्मल और ज़रूरी हिस्सा होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य शरीर को सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ ले जाना होता है। इसी प्यूबर्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है मेनार्क यानी लड़की का पहला मेंस्ट्रुएशन। मेनार्क सिर्फ एक बायोलॉजिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक लड़की के जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है जो ये बताता है कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो रहा है और शरीर भविष्य में प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रहा है। आमतौर पर लड़कियों में मेनार्क 8 से 15 साल के बीच कभी भी हो सकता है। इसकी एग्जैक्ट एज हर लड़की में अलग अलग होती है क्योंकि ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे जेनेटिक्स, परिवार का एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पोषण की स्थिति, ओवरऑल हेल्थ, शारीरिक गतिविधियां और कभी-कभी क्लाइमेट भी। आज के समय में रिसर्च ये बताती है कि पिछले कई दशकों में मेनार्क की एवरेज एज थोड़ी कम हुई है, जिसका एक बड़ा कारण सुधरा हुआ न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल माना जाता है। मेनार्क के बाद लड़की के जीवन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर महीने यूटेरस की अंदर की लाइनिंग ब्लड और अन्य तत्वों के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है अगर प्रेगनेंसी ना हुई हो। ये प्रोसेस आमतौर पर 3 से 5 दिन तक चलता है और एक नॉर्मल साइकिल 21 से 35 दिन के बीच होती है। ये साइकिल प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक चलती रहती है। मेनोपॉज वो अवस्था होती है जब महिला के पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं, आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच, और इसके बाद प्रेगनेंसी संभव नहीं होती। जैसे मेनार्क की एज हर लड़की में अलग होती है, वैसे ही मेनोपॉज की एज भी हर महिला में थोड़ी डिफरेंट हो सकती है और ये प्रोसेस धीरे धीरे कई सालों में कंप्लीट होता है। लेकिन कभी कभी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल ना रहकर मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन का रूप ले लेती है। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन का मतलब होता है पीरियड से जुड़ी कोई भी असामान्य स्थिति, जैसे साइकिल का बहुत जल्दी आ जाना, 21 दिन से कम, बहुत लेट आना, 35 दिन से ज्यादा, लगातार 3 महीने तक पीरियड्स का ना आना, बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग, 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के दौरान ज्यादा पेन, क्रैम्प्स, वॉमिटिंग या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना। ऐसी प्रॉब्लम्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, ओवरवेट या अंडरवेट होना, गलत डाइट, अचानक एक्सरसाइज रूटीन बदलना, ज्यादा ट्रैवल, हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS), जिसमें पीरियड से पहले डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, हेडेक, डिजीनेस जैसे लक्षण दिखते हैं। ये सिम्टम्स कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकते हैं और मॉडरेट एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और प्रॉपर रेस्ट से काफी हद तक कम हो जाते हैं। एमेनोरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पीरियड्स ही नहीं आते। अगर प्यूबर्टी के बाद भी पीरियड्स शुरू ही ना हो तो उसे प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, और अगर पहले रेगुलर पीरियड्स आने के बाद 3 महीने या ज्यादा समय तक बंद हो जाएं तो उसे सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है, जो ज्यादा कॉमन है। डिस्मेनोरिया में पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स, बैक पेन, लेग्स में पेन, नोजिया और वीकनेस महसूस होती है। मेनोरेजिया में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा और लंबे समय तक होती है। पॉलीमेनोरिया में पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, 21 दिन से कम गैप, जबकि ओलिगोमेनोरिया में पीरियड्स बहुत कम आते हैं, 35 दिन से ज्यादा गैप। मेट्रोरेजिया में पीरियड्स इर्रेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग को कहा जाता है, जो सीरियस कंसर्न हो सकता है।
ये सब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम समझने के लिए हमें ये भी समझना जरूरी है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे फीमेल हार्मोन्स सिर्फ पीरियड्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोई लड़की या महिला बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करती है या बहुत कम खाना खाती है या बहुत पतली हो जाती है तो इन हार्मोन्स का लेवल गिर सकता है, जिसका सीधा असर पीरियड्स और बोन हेल्थ पर पड़ता है। यहीं से शुरू होता है एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, फीमेल एथलीट ट्रायड। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, जैसे लीडरशिप, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन जब किसी फीमेल एथलीट पर वेट मेंटेन करने, बॉडी शेप सुधारने या परफॉर्मेंस बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो अपनी एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर का बैलेंस बिगाड़ लेती है, तो ट्रायड डेवलप हो सकता है। फीमेल एथलीट ट्रायड 3 आपस में जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का ग्रुप है। लो एनर्जी अवेलेबिलिटी यानी खाने से मिलने वाली एनर्जी कम होना, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और लो बोन मिनरल डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस। पहले इसे डिसऑर्डर्ड ईटिंग, एमेनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसलिए टर्मिनोलॉजी बदली गई है ताकि ये समझा जा सके कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में नहीं बल्कि माइल्ड इम्बैलेंस से भी हो सकती हैं और सही न्यूट्रिशन से सुधारी जा सकती हैं। जब कोई एथलीट अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से कैलोरीज नहीं लेती, चाहे वो डाइटिंग की वजह से हो या एक्सेसिव ट्रेनिंग की वजह से, तब शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसका पहला असर पीरियड्स पर पड़ता है, जो इर्रेगुलर या बंद हो सकते हैं। धीरे धीरे बोन्स पर असर पड़ता है और बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, जिससे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स और इंजरीज का रिस्क बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा भी देखे जाते हैं। एनोरेक्सिया में व्यक्ति अपने वेट को लेकर बहुत ज्यादा डर में जीता है और खाना लगभग बंद कर देता है, जबकि बुलिमिया में ज्यादा खाना खाने के बाद वॉमिटिंग, लैक्सेटिव्स या एक्सेसिव एक्सरसाइज के थ्रू कैलोरीज निकालने की कोशिश की जाती है। दोनों ही केसेस में मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी, वीकनेस, बोन पेन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एनर्जी बैलेंस को रीस्टोर करना, यानी जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उतनी या उससे ज्यादा सही क्वालिटी की एनर्जी डाइट से मिलनी चाहिए। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का वापस आना और बोन्स का स्ट्रांग होना रिकवरी के सबसे अच्छे साइंस होते हैं। इसमें वेट गेन, फैमिली सपोर्ट, काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बचपन और एडोलेसेंस बोन डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल होते हैं, इसलिए इस एज में मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन को इग्नोर करना भविष्य में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। इस पूरे विषय का सार ये है कि मेनार्के से लेकर मेंस्ट्रुअल हेल्थ और फीमेल एथलीट ट्रायड तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर लड़कियों को सही जानकारी, बैलेंस डाइट, पॉजिटिव बॉडी इमेज और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले तो ना सिर्फ वो हेल्दी रहेंगी बल्कि स्पोर्ट्स और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकेंगी। और आखिर में मैं आप सबसे एक टीचर के रूप में, एक गार्डियन के रूप में ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों का शरीर कमज़ोर नहीं होता बल्कि समाज की गलत सोच उन्हें कमज़ोर समझ लेती है। मेनार्के से लेकर मेंस्ट्रुएशन और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन तक ये सब प्रक्रियाएं बिल्कुल नेचुरल हैं, शर्म या डर की चीज़ नहीं। जब हम इन टॉपिक्स पर खुलकर बात करते हैं, सही जानकारी देते हैं और सपोर्ट देते हैं, तभी लड़कियां अपनी सेहत, अपनी शक्ति और अपने सपनों को पहचान पाती हैं। याद रखिए, एक हेल्दी लड़की ही एक हेल्दी परिवार, हेल्दी समाज और हेल्दी देश की नींव होती है। इसलिए अपनी बेटियों, बहनों और स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्ट्रांग बनने का मौका दीजिए। अगर आप खुद एक लड़की हैं तो अपने शरीर को समझिए, उसकी बात सुनिए और उसे रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देंगी, दुनिया भी आपको सम्मान देगी। और दोस्तों, अगर आपको ये समझाना पसंद आया, अगर आपको लगा कि ये बातें हर स्टूडेंट, हर माँ बाप और हर कोच तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट डिटेल में समझना चाहेंगे। आपका एक लाइक किसी स्टूडेंट का कंफ्यूजन दूर कर सकता है, आपका एक कमेंट किसी लड़की को हिम्मत दे सकता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारी जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि हम और अच्छी, सच्ची और ज़रूरी एजुकेशन आप तक पहुंचाते रहें। सीखते रहिए, सही जानकारी बांटते रहिए और सेहत और सम्मान दोनों के साथ आगे बढ़ते रहिए।